सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एनाटॉमी ऑफ रेक्टम एंड अगला वीडियो आएगा इसके बाद एनाटॉमी ऑफ एनाल कैनाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रेक्टम में डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले उसका लोकेशन होगा, एक्सटेंट, डायमेंशन, कोर्स एंड ड्यूरेशन। फिर हम उसका डिफरेंट उसका कोर्स एंड ड्यूरेशन क्या है, उसके पेरिटोनियल रिलेशंस क्या रहेंगे, फिर उसके विजुअल रिलेशंस क्या रहेंगे वो पढ़ेंगे। एंड उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फोल्ड्स बनते हैं, फिर वीनस ड्रेनेज, आर्टीरियल ड्रेनेज, क्लिनिकल एनाटॉमी। और पूरा रेक्टल कैनाल जो रेक्टम है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट में हम है ना नीट पीजी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली पूछे हुए हैं। ऑल्सो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टम इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक का इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इन अ कॉलेज एग्जाम। एंड सेकेंड, नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा नीट पीजी के क्वेश्चंस करेंगे तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टम एनाटॉमी के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या है रेक्टम की, व्हाट इज़ द रेक्टम। सो रेक्टम इट इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन सिग्मोइड कोलोन एंड एनाल कैनाल। हमको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का पूरा हायरार्की पता है, कहाँ से शुरू होता है, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद डियोडेनम, जैजुनम, इलियम, सीकम, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, फिर आता है सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनाल कैनाल। तो हम पढ़ रहे हैं रेक्टम। तो रेक्टम क्या है, लास्ट पार्ट, डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सिग्मोइड कोलोन एंड एनाल कैनाल। ठीक है, अब देखो हमने रेक्टस शीथ पढ़ा है, तो व्हाट रेक्टस शीथ में रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है ना। बट एक्चुअल में रेक्टम जो होता है, एज द नेम सजेस्ट स्ट्रेट, रेक्टम स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है ना। इन ह्यूमंस में स्ट्रेट नहीं होता, बट यस क्वाड्रिपोड्स में होता है, बट यस ह्यूमंस में तो नहीं होता रेक्टम स्ट्रेट एज इट नेम्स सजेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करने की चीज़ ये है कि हमको कार्डिनल फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पता है। देर आर 3 इंपॉर्टेंट कार्डिनल फीचर्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आता है। राइट द या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है, राइट द 3 कार्डिनल फीचर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो 3 कार्डिनल फीचर्स हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सर्कुलेशंस या फिर हॉस्ट्रेशंस, टीनिया कोलाई एंड एपेंडिसेस एपिप्लोइका। तो दीज आर द 3 cardinal feature of a large intestine. But although the rectum is considered as a part of a large intestine, but ये तीनों फीचर्स रेक्टम में नहीं पाए जाते। इट इज़ द रेक्टम इज डिवॉइड ऑफ दिस 3 कार्डिनल फीचर्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें लोकेशन, रेक्टम एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है, तो ठीक है, लोकेशन की बात करूँ तो इट इज़ प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अ लेसर पेल्विस के नीचे। लेसर पेल्विस देखो, एक होता है ट्रू पेल्विस या ग्रेट पेल्विस, और एक होता है लेसर पेल्विस। तो लेसर पेल्विस के नीचे के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द लास्ट 3 पीसेस ऑफ अ सैक्रल वर्टिब्रा, दैट इज S3, S4 एंड S5 एंड कॉसिक्स बोन के आगे प्रेजेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे पीक बता दूंगा, यू कैन आइडेंटिफाई उसका एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना। तो लोकेशन के बारे में आपको पता चल गया, इन फ्रंट ऑफ अ सैक्रम एंड कॉसिक्स बोन के आगे प्रेजेंट होता है। अब बात करूँ एक्सटेंट, मतलब कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है और इट एंड्स एट वॉट लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिगिंस एट अ रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन। तो मतलब इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सिग्मोइड एंड एनल कैनाल। तो सिग्मोइड जहाँ से एंड होता है और रेक्टम जहाँ से स्टार्ट होता है उसे कहेंगे रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन। सो इट स्टार्ट एट अ रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन एट अ लेवल ऑफ अ S3 सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। और इट एंड्स एट अ विद द एनल कैनाल एट अ एनोरेक्टल जंक्शन एंड 2-3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉसिक्स बोन। मतलब जो कॉसिक्स बोन होता है उसके एंटीरियर में 2-3 सेंटीमीटर उसके आगे अपना प्रेजेंट होगा एंड ऑफ अ रेक्टम या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ अ एनल कैनाल। आप फिर से पिक देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। सो ये हो गया लोकेशन, एक्सटेंट। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, या फिर बोलो 4 सेंटीमीटर इन वाइड, एंड द लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम इज डायलेटेड एंड इट इज़ नोन एज अ रेक्टल एम्पुला, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्स एंड डायरेक्शन, मतलब एक्चुअल में रेक्टम
कैसे दिखता है और उसका कोर्स कहाँ से है इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन की बात करें तो रेक्टम इज़ नॉट स्ट्रेट, हमको पता चल गया, बट रेक्टम को हम पहले उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो अपर 1/3 जो अपना रेक्टम का होता है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स, ये रहा अपर 1/3 पार्ट। मिडल 1/3 की बात करूँ, इट इज़ वर्टिकली स्ट्रेट या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एंड लोअर 1/3 इज़ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टम। अपर क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड। मिडल क्या है, डाउनवर्ड फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड जो लोअर 1/3 है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और नीचे एम्प्यूला है, मतलब रेक्टल एम्प्यूला, डायरेक्टेड पोर्शन ऑफ अ रेक्टम इज नोन एज अ रेक्टल एम्प्यूला। तो ये हो गया उसके डायरेक्शन के बारे में। अब देखो, अब जो रेक्टम होता है ना, उसके कुछ कर्वेचर्स होते हैं। एक तो पता है वो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है तो कुछ कर्व है, ये देखो ये दिख रहा है, इट इज समवॉट कर्व। तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्वेचर्स बनते हैं, ऐसे फोल्डिंग्स टाइप्स ऑफ बनते हैं। अब अगर हम रेक्टम को एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में देखें, मतलब एपी व्यू में देखें, सामने से देखें, तो उसमें हमको 2 टाइप्स के कर्वेचर दिखेंगे। हम ये सामने से देखेंगे ना, तो 2 टाइप्स के कर्वेचर दिखेंगे, एक तो सैक्रल कर्वेचर एंड एक तो पेरिनियल कर्वेचर। सैक्रल कर्वेचर मतलब आगे से देखेंगे तो हमको रेक्टम कॉन्केव दिखेगा, ठीक है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में। सो इसे कहते हैं सैक्रल कर्वेचर। क्यों सैक्रल कर्वेचर का, बिकॉज द अपर हाफ ऑफ द रेक्टम फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अ सैक्रम एंड कॉसिक्स बोन। कॉसिक्स एंड सैक्रम बोन भी एंटीरियरली कॉन्केव होते हैं, तो उसको ही अपर हाफ फॉलो करता है, इसलिए कहते हैं सैक्रल कर्वेचर विच इज कॉन्केव फॉरवर्ड। सिमिलरली इट इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स, सॉरी कॉन्वेक्स, जब आगे से देखेंगे इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, और इस कर्वेचर को कहेंगे पेरिनियल कर्वेचर। सो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में हम जब देखेंगे तो हमको ये 2 कर्वेचर दिखेंगे। बट मान लो ये रेक्टम है, तो रेक्टम को जब हम एंटीरियर व्यू मतलब आगे से देखेंगे, आगे से, तो हमको ऐसे 2 कर्वेचर्स दिखेंगे। बट अगर हम रेक्टम को ऐसे साइड में से देखेंगे ना, साइड में से, तो हमको 3 कर्वेचर्स मिलते हैं, जिसे कहते हैं लेटरल कर्वेचर्स। तो 3 लेटरल कर्वेचर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लेटरल कर्वेचर, मिडल लेटरल कर्वेचर एंड लोअर लेटरल कर्वेचर। तो अपर, ये डायग्राम से आपको दिख ही रहा है, अपर लेटरल कर्वेचर इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मिडल लेटरल कर्वेचर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड एंड लेटरल, so middle lateral curvature it is also concave forwards, and lower lateral curvature is a convex फॉरवर्ड। मतलब आगे से देखेंगे तो अपर एंड लोअर कर्वेचर्स विल बी कॉन्वेक्स एंड मिडल लेटरल कर्वेचर विल बी कॉनकेव फॉरवर्ड्स। ओके, सो दिस आर द कर्वेचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कर्वेचर्स के बाद पार्ट आता है अपना पेरिटोनियल रिलेशंस, मतलब रिलेशंस ऑफ द रेक्टम। अब देखो, कोई भी हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े उसमें 2 रिलेशंस थे, एक तो पेरिटोनियल रिलेशन एंड विसरल रिलेशन। तो पहले पढ़ते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। तो ये अपना, अगर ये रेक्टम है पूरा, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3, जैसे हमने अभी कर्वेचर्स के बारे में पढ़ा उसमें डिवाइड किया। तो सिमिलरली यहाँ पे 3 रिलेशंस, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तो अपर 1/3 जो रीजन है ना अपना रेक्टम का, इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद अ पेरिटोनियम फोल्ड। मतलब पेरिटोनियम अपर 1/3 को कम्प्लीटली कवर कर देता है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इट्स कम्प्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। वेर एज मिडल 1/3 जो है ना, मिडल 1/3 ये जो दिख रहा है, इट इज़ कवर्ड फ्रॉम बाय पेरिटोनियम ओनली फॉरवर्ड्स, मतलब फ्रंट से, ओनली फ्रंट, मतलब आगे से ही कवर्ड है, पीछे से कवर्ड नहीं है। वेर एज अपर 1/3 था, इट इज़ कम्प्लीटली चारों ओर से पेरिटोनियम फोल्ड से कवर था। वेर एज मिडल 1/3 जो है, इट इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियम फ्रॉम फ्रंट ओनली। वेर एज जो लोअर 1/3 है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, मतलब उस वहाँ पे पेरिटोनियम का फोल्ड होता ही नहीं है। तो ये हो गया लोअर 1/3 के बारे में, और ये हो गया पेरिटोनियल रिलेशन। अब बात करते हैं विसरल रिलेशन, ठीक है। विसरल्स मतलब ऑर्गन के रिलेटेड क्या है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से कभी कभी वाइवा में भी क्वेश्चंस आता है और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नीट पीजे में आए हुए हैं, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया अपना रेक्टम, दिख रहा है आपको रेक्टम। अब रेक्टम है, अब मेल्स में बात करेंगे और फीमेल्स में कुछ अलग रिलेशंस हो गए। तो पहले बात कर लेते हैं मेल्स में। तो मेल्स में पहले एंटीरियर रिलेशंस देख लेते हैं। ये रेक्टम है। अब ये जो
ये रेड कलर का दिख रहा है, इट्स अ पेरिटोनियम का फोल्ड है, जिसकी वजह से अपना बनता है रेक्टोवसाइकल पाउच। देखो रेक्टोवसाइकल पाउच मतलब रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के सेमाइनल वसाइकल बोलो या फिर यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो पाउच बनता है, जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, उसे कहते हैं रेक्टोवसाइकल पाउच। और ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर। तो जो ये रेक्टम है उसके अपर 1/3 पार्ट में एंटीरियर रिलेशंस में कौन आता है, इन मेल्स आता है रेक्टोवसाइकल पाउच एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखो एंटीरियर रिलेशन इन मेन अपर 1/3। अब लोअर 1/3 की बात करूँ, वो भी एंटीरियर रिलेशन में, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इट्स द प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इट्स अ सेमाइनल वेसिकल एंड दिस इज अ बेस ऑफ अ ब्लैडर। सो 3 रिलेशंस आते हैं एंटीरियर में और वो भी लोअर 1/3 में इन द मेल्स। क्या, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल्स, बेस ऑफ ब्लैडर, और आप लिख सकते हो डक्टस डेफरेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट आएगी एंड जो स्पर्म्स लेके आएगी अपनी वाजा डेफरेंस, वो दोनों साथ में बना के डक्टस डेफरेंस बनाएगा। तो ये अपर 1/3 में रीजन के एंटीरियर रिलेशंस हो गए, लोअर 1/3 एंटीरियर रिलेशंस हो गए इन मेल्स। अब सिमिलरली फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल्स में अपना ये सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर ही होगा। तो फीमेल्स में अपर 1/3 एंटीरियर रिलेशंस में क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ देखो रेक्टोवसाइकल पाउच नहीं आएगा, वहाँ पे रेक्टो यूटेराइन पाउच आएगा। मतलब यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में आएगा एक पाउच, जिसे कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, यूट्रस और रेक्टम के बीच में, और आ जाएगा ब्लैडर तो होगा ही। तो इन केस ऑफ फीमेल्स हमको क्या मिल जाएगा, रेक्टो यूटेराइन पाउच एंड ब्लैडर। सिमिलरली ये अपर 1/3 की बात की। अब लोअर 1/3 की बात करूँ एंटीरियर रिलेशन इन फीमेल्स में, तो यहाँ पे ब्लैडर तो होगा, प्रोस्टेट नहीं होगा और सेमिनल वसाइकल नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ ब्लैडर इन दोनों ग्लैंड्स के सिवाय अपना बेस ऑफ ब्लैडर तो होएगा, और दूसरा आएगा वजाइना या फिर सर्विक्स, ठीक है, इन द फीमेल्स इन द लोअर 1/3 ऑफ अ एंटीरियर रिलेशन। अब पोस्टीरियर रिलेशन तो मेल एंड फीमेल्स दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको पोस्टीरियर रिलेशंस में, लोअर 3 पीसीज ऑफ द सैक्रम बोन एंड कॉसिक्स दिख रहा है, मतलब S3 S4 S5 एंड कॉसिक्स बोन हमको दिख रहा है पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ अ रेक्टम के, ठीक है। और एक और पोस्टीरियर रिलेशन है, दैट इज दिस वन, कॉसिक्स और एनाल कैनाल को जो कनेक्ट करता है एक लिगामेंट, उसे कहते हैं एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट विच कनेक्ट एनल कैनाल विद कॉक्सिक्स, वो भी पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाता है रेक्टम के। अब देखो इन तीन पोस्टीरियर रिलेशन के अलावा और 3 पोस्टीरियर रिलेशंस होते हैं, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल कॉमन होते हैं। एक तो 3 कौन से रिलेशन, सैक्रम, कॉसिक्स एंड एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट के अलावा 3 होते हैं। तो देखो कौन से 3 होते हैं। अब ये सैक्रम बोन एक्चुअल में ऐसा दिखता होगा, देखो सैक्रम बोन इज एक्सटेंडेड, हमको पता है ये। तो सैक्रम बोन के जो रिलेशंस है, अब सैक्रम बोन पीछे ही प्रेजेंट है रेक्टम के, तो सैक्रम बोन के जो रिलेशंस होंगे वो भी रेक्टम के रिलेशंस में आएंगे। तो देखो सैक्रम जो बोन्स होता है ना, उसके मिड में एक आर्टरी दिखती है, दैट इज अ मीडियन सैक्रल आर्टरी, इट्स ऑल्सो द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द रेक्टम। तो ये रेड कलर की दिख रही है, दैट्स अ मीडियन सैक्रल आर्टरी, और ये जो येलो कलर के चेन है दैट्स अ सिंपैथेटिक चेन। So median sacral artery and a sympathetic chain, they are also posterior relation of the rectum। और 3 मसल्स है ना रेक्टम पे इंसर्ट होते हैं, 3 मसल्स। फर्स्ट इज अ पायरिफॉर्मिस मसल, मतलब एम शेप्ड इंसर्शन होता है। सेकेंड इज अ कॉक्सीजियस मसल एंड छोटा सा स्मॉल लिवेटर एनाई मसल, सिर्फ नाम याद रख सकते हो आप, pyriformis, coccygeus and levator ani muscle and sympathetic chain and median sacral arteries, these are another posterior relations of a किसके, रेक्टम के, ठीक है। तो एंटीरियर रिलेशंस हो गया, पोस्टीरियर रिलेशंस हो गया, विजुअल रिलेशन कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेशंस के बारे में, ठीक है। सो ये पूरा रिलेशंस के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अ रेक्टम। अब रेक्टम को हमने बाहर से तो देख लिया, उसके रिलेशंस क्या है, बट अंदर से अगर इंटीरियर व्यू देखना है तो हमको क्या क्या, अगर रेक्टम को डाइसेक्ट करेंगे तो एक्चुअली हमको क्या दिखता है। तो देखो 2 टाइप के फोल्ड्स मिलते हैं रेक्टम में, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। अब जब भी रेक्टम एम्प्टी होता है ना, इट डज नॉट कंटेन फीसेस, तो उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं विच इज़ नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स एंड दिस फोल्ड्स आर टेम्पररी इन नेचर। मतलब जब भी फीसिस रेक्टम के अंदर आएगी तब ये फोल्ड्स
गायब हो जाएंगे। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर टेम्पररी इन नेचर एंड प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ अ एम्प्टी रेक्टम ओनली, याद रखना, नॉट इन द डिस्टेंडेड रेक्टम। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स फोल्ड। दिस ट्रांसवर्स फोल्ड, जिसका दूसरा नाम है हाउस्टन वाल्व्स या फिर प्लाइका ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, अलग से 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है ना, सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो ट्रांसवर्स फोल्ड ध्यान से समझना, ठीक है, दिस आर द ट्रांसवर्स फोल्ड। तो ये ट्रांसवर्स फोल्ड कुछ बुक्स कहती है 3 है, कुछ बुक्स कहती है देयर आर 4 ट्रांसवर्स फोल्ड। ये ट्रांसवर्स फोल्ड परमानेंट होते हैं, मतलब एम्प्टी रेक्टम में एंड डिस्टेंडेड रेक्टम। डिस्टेंडेड रेक्टम मतलब फीसिस से भरे हुए रेक्टम, उसमें ये फोल्ड्स परमानेंट रहेंगे, ये फेड आउट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो देर आर 4 परमानेंट फोल्ड्स। कुछ बुक्स कहती है 4 एंड सम बुक सेज 3, बट वी विल कंसिडर 4। तो जो ग्रेज में दिया हुआ है 4 परमानेंट फोल्ड्स आर देयर। नाउ these are the 4 परमानेंट फोल्ड्स एंड दिस इज द मार्क्ड फीचर ऑफ अ डिस्टेंडेड रेक्टम। और ये फोल्ड्स कैसे बने हैं? दे आर मेड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब these are the folding of the सेरोसा, म्यूकोजा एंड इनर सर्कुलर लेयर की फोल्डिंग्स है। ठीक है ना, ट्रांसवर्स फोल्ड। सो 4 फोल्ड्स होते हैं, चलो देख लेते हैं। तो जब भी फोल्ड्स देखेंगे तो देयर आर 4 फोल्ड्स। फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड, ये फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड है, इट इज प्रेजेंट नियर रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन। फोल्ड्स मतलब ऐसे कर्वेचर, ठीक है ना, समझ रहे हो, ऐसे कर्वेचर टाइप है फोल्ड्स। ठीक है, इन द रेक्टम। फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड, सेकेंड ट्रांसवर्स फोल्ड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड। तो ये जो फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड है, इट इज प्रेजेंट नियर रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन। ठीक है, सेकेंड ट्रांसवर्स फोल्ड जो दिख रहा है, इट इज नियर द अपर एंड ऑफ द रेक्टम, इट इज द नियर द अपर एंड ऑफ द रेक्टम। अब देखो, फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड है, ऊपर मैंने एल और आर लिखा है, मतलब ये जो ट्रांसवर्स फोल्ड होगा ये या तो राइट या फिर लेफ्ट वॉल की फोल्डिंग की वजह से बनेगा। ठीक है, ये जो सेकंड ट्रांसवर्स वॉल है, इट विल बी फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ अ लेफ्ट वॉल ऑफ अ रेक्टम एंड इट इज प्रेजेंट नियर अपर एंड ऑफ द रेक्टम। ये जो थर्ड फोल्ड है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट फोल्ड, ठीक है, ऑफ अ लार्जेस्ट ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ द रेक्टम। ठीक है ना, सो थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड है, इट इज द लार्जेस्ट एंड इट इज प्रेजेंट नियर अपर एंड ऑफ द रेक्टल एम्पुला। रेक्टल एम्पुला के अपर एंड में हमको ये फोल्ड मिलेगा। ठीक है ना, एंड ये कौन सी वॉल के फोल्डिंग की वजह से मिलता है, बनता है राइट वॉल ऑफ अ रेक्टम, उसकी फोल्डिंग की वजह से ये फोल्ड बनता है। और जो ये फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड है ना, इट इज रूडिमेंट्री इन नेचर, मतलब ये या तो प्रेजेंट हो सकता है या तो एब्सेंट हो सकता है, मतलब ऑलवेज हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए सम बुक्स सेड्स दैट देयर आर 3 ट्रांसवर्स फोल्ड एंड सम बुक्स सेज देयर आर 4 ट्रांसवर्स फोल्ड। सो ये फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड है, इट इज रूडिमेंटरी इन नेचर एंड इट इज ऑब्वियसली प्रेजेंट बिलो द थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसवर्स फोल्ड? के फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इनका फंक्शन होता है फीसिस को रिटेन करना, सो दैट रेक्टल एम्पुला पे प्रेशर ना पड़े। तो क्या हुआ, फंक्शन ऑफ अ फोल्ड्स इज to hold the feces and prevent the extensive distension of the rectal ampulla. So this was the interior of the rectum के बारे में पढ़ा। These all are the mucosal folds. Okay, अब बात करते हैं arterial supply of the rectum के बारे में। Now arterial supply of the rectum, आपको it's 10 marker question, so it will be going to बिग, ठीक है ना, बड़ा होने वाला है। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डायग्राम्स बनाने हैं। और जो ये हमने ट्रांसवर्स फोल्ड पढ़ा है, अगर आपके पास टाइम कम बचता है एग्जाम में, देन यू ओनली जस्ट राइट द नेम्स, डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम इंस्टेड। ओके, सो अगर टाइम बचता है तो डेफिनेटली ड्रॉ द डायग्राम टू फैच द मोर मार्क्स। ओके, सो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ रेक्टम की बात करूँ तो देर आर 3 मेन आर्टीरियल सप्लाई। एक वन फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, दिस इज चीफ आर्टरी जो ऑलमोस्ट कंप्लीट रेक्टम को सप्लाई करती है, दिख रहा है आपको, कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट रेक्टम को सप्लाई करती है। सेकंड आर्टरी इज अ मिडल रेक्टल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियाक आर्टरी।
ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इलियाक आर्टरी विच सप्लाई लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टल ऑलमोस्ट कंप्लीट रेक्टम को इनर्वेट सप्लाई करती है, वेर एज मिडल रेक्टल आर्टरी इट सप्लाई लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम। वेर एज हमने एक आर्टरी ऑलरेडी पढ़ी है मीडियल सैक्रल आर्टरी पोस्टीरियर रिलेशन में, तो ये एंटीरियर व्यू है, तो ये यहाँ पे आपको मीडियन सैक्रल आर्टरी नहीं दिखेगी, बट दिस मीडियन सैक्रल आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा विच सप्लाई द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एनोरेक्टल जंक्शन। सो 3 आर्टरी हो गई, फिर से रिवाइज करते हैं। 3 आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी एंड मीडियन सैक्रल आर्टरी। सिमिलरली वीनस ड्रेनेज भी ऐसे ही, इसके ऊपर ही नाम है, सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडल रेक्टल वेन एंड मीडियन सैक्रल वेन। सो जो हमारी जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है ना, इट एकम्पनी द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मतलब सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन दे उन दोनों का कोर्स दे गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों साथ में ही ब्रांच, मतलब एक साथ ही कोर्स होता है उनका। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करूं तो जो अपर हाफ ऑफ रेक्टम होता है इट ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर मिजेंट्रिक लिम्फ नोड, वेर एज लोअर हाफ ऑफ द रेक्टम ड्रेन्स इनटू द इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड। ठीक है, अब नर्व सप्लाई की बात करूं तो नर्व सप्लाई ऑफ रेक्टम इट हैज़ ऑब्वियसली 2 सप्लाई हो गए, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है ऑफ अ रेक्टम इट अराइजेस फ्रॉम द S2 S3 एंड S4 स्पाइनल सेगमेंट, वेर एज जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं इट अराइजेस फ्रॉम द L1 एंड L2 स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, ऑफ अ रेक्टम की बात करें तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा डिफरेंस आता है कि मतलब ये एग्जाम में मत लिखना, बट सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सप्लाई दोनों ही है, इसका मतलब इनके दोनों अलग अलग काम करेंगे। मान लो जो पैरासिम्पैथेटिक है इट इज़ अ वेजो कंस्ट्रिक्टर ऑफ अ रेक्टल ब्लड वेसल्स, वेर एज पैरासिम्पैथेटिक इज अ वेजो डायलेटर ऑफ अ रेक्टल ब्लड वेसल्स। अब बात करें सिंपैथेटिक है ना, इट इज़ इनहिबिटरी टू द रीनल मस्कुलेचर, मतलब रीनल मसल्स के रेक्टम जो मसल से बना हुआ है, अगर स्मूथ मसल से बना हुआ है तो ये है ना ड्यूरिंग डिफिकेशन, अगर डिफिकेशन स्टॉप करना है सो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आएगा। जब डिफिकेशन करना होगा, अर्ज ऑफ डिफिकेशन आएगा, तब मोटर कौन होगा, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। मतलब सिंपली सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो होगा इट विल इनहिबिट द रीनल मस्कुलेचर, वेर एज पैरासिम्पैथेटिक विल प्रमोट या फिर मोटर टू द रीनल मस्कुलेचर। अब बात करूँ जो रेक्टम होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे एनाल कैनाल में एक्सटर्नल स्पिंक्चर एंड इंटरनल स्पिंक्चर। सो दिस सिंपैथेटिक फाइबर्स आर मोटर टू द इंटरनल स्पिंक्चर, वेर एज पैरासिम्पैथेटिक आर इनहिबिटरी टू द इंटरनल स्पिंक्चर। तो दोनों ही अपोजिट है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये सिंपैथेटिक है ना इट कैरी सेंसेशन ऑफ पेन ओनली, वेर एज पैरासिम्पैथेटिक कैरी सेंसेशन ऑफ बोथ पेन एंड डिस्टेंशन। मतलब क्या हुआ कि जो जब भी अर्ज आएगा फॉर अ डिफिकेशन, देन दिस अर्ज का जो नर्व सिग्नल प्रोड्यूस होगा इट विल बी ट्रांसफर टू द ब्रेन वाया, कौन करेगा, वाया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ओनली। याद रखना, इट कैरी सेंसेशन ऑफ बोथ पेन एंड डिस्टेंशन, मतलब जब भी डिफिकेशन का सिग्नल प्रोड्यूस होगा देन इट विल बी ट्रांसफर टू द ब्रेन वाया पैरासिम्पैथेटिक, नॉट वाया सिंपैथेटिक। बट अगर पेन का सेंसेशन होगा, मतलब रेक्टम में कुछ भी पेन हो रहा है, देन इट विल बी ट्रांसफर टू द नर्व सिग्नल जो ट्रांसफर होगा ब्रेन को, इट विल बी वाया बोथ द नर्व फाइबर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पेन के लिए सिर्फ रेक्टम आएगा सिंपैथेटिक एंड पेन एंड डिस्टेंशन के लिए दोनों ही आएगा ना पैरासिम्पैथेटिक। सो दिस व्हाट द नर्व सप्लाई के बारे में बात कर दी अपने। अब बात करते हैं सपोर्ट ऑफ द रेक्टम, मतलब रेक्टम के कुछ सपोर्ट होगा, सपोर्ट उसको कुछ लिगामेंट्स फिर कुछ फेशियाज सपोर्ट करेंगे, सो दैट क्या उस ग्रेविटी की वजह से रेक्टम का प्रोलेप्स ना हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं सपोर्ट। तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आपको सिर्फ है ना इसके 5 सपोर्ट्स हैं, दैट इज अ पेल्विक डायफ्राम, वॉल्डियर्स फेशिया, डेनॉन-विलर्स फेशिया, पेल्विरेक्टल एंड इशियोरेक्टल फैट एंड पेरिनियल बॉडी। सिर्फ ये नाम याद करके लिख के आना है सिर्फ, ठीक है, इन कॉलेज एग्जाम। बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो
INICT में बहुत बार पूछा हुआ है, नीट PG में भी पूछा हुआ है. सो उस क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए. दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू. सो पेल्विक डायफ्राम ऑब्वियसली आपको पता है, इट इज फॉर्म बाय द लिवेटर एनआई मसल. इट्स सपोर्ट ऑफ अ रेक्टम. अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज अ वॉल्डियर्स फेशिया. दिस वॉल्डियर्स फेशिया इट इज प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड सैक्रम. अब देखो, एक मैंने आपको डायग्राम बताया था स्टार्टिंग में. लेट्स सी. यस, देखो जो ये हमारा वॉल्डर्स फेशिया है ना, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड सैक्रम. अब यहाँ पे है ना, ये रेक्टम और ये सैक्रल बोन, इनके बीच में हमको पाया जाएगा वॉल्डर्स फेशिया. कौन सा फेशिया? वॉल्डर्स फेशिया. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड सैक्रम. अब दिस वॉल्डर्स फेशिया इट इज लिमिटेड पोस्टीरियो इंफीरियरली. देखो, इट इज प्रेजेंट रेक्टम के पोस्टीरियो इंफीरियरली ही प्रेजेंट होगा. इट इज लिमिटेड पोस्टीरियो इंफीरियरली ऑफ रेक्टम एंड इन एंटीरियर ऑस्पेक्ट ऑफ द सैक्रम. मतलब सैक्रम के आगे होगा एंड रेक्टस के पीछे और नीचे की तरफ होगा. अब जब भी हम सर्जरी करते हैं ना, देन रिलेटेड टू रेक्टम, तो preservation of the Waldear's fascia is important in preventing the complication and local recurrence of a rectal cancer. मतलब रेक्टल कैंसर है ना, अगर वॉल्डियर्स फेशिया में होता है तो इसका प्रिजर्वेशन, मतलब ध्यान से वॉल्डियर्स फेशिया को कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए अगर रेक्टम के रिलेटेड कोई भी सर्जरी कर रहे हैं. वरना क्या होगा, ये फेशिया जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक अपना कैंसर या फिर कार्सिनोमा पहुंच सकता है. सो वॉल्डियर फेशिया का दिस इज अ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. अब बात करते हैं डेनॉन विलियर्स फेशिया. इट इज प्रेजेंट, इट इज अ पार्टीशन बेसिकली और फेशिया विच सेपरेट प्रोस्टेट एंड यूरिनरी रेक्टम फ्रॉम प्रोस्टेट एंड यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं. देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड है ये वाला ग्रीन वाला, इट्स अ प्रोस्टेट ग्लैंड, स्मॉल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिनरी ब्लैडर. इन दोनों को रेक्टम से सेपरेट करता है डेनॉन विलियर्स फेशिया. मतलब रेक्टम के पीछे है अपना वॉल्डियर्स फेशिया, रेक्टम के आगे है अपना डेनॉन विलियर्स फेशिया विच सेपरेट रेक्टम फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट. और आता है पेल्वी रेक्टल एंड इशोरेक्टल फैट एंड पेरिनियल बॉडी. सो दिस वाज द सपोर्ट ऑफ अ रेक्टम. ठीक है. अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ रेक्टम. अब देखो, एग्जाम में रेक्टम तो आएगा, बट अलग से 5 मार्क का शॉर्ट नोट भी आता है. राइट द शॉर्ट नोट ऑन द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ रेक्टम इन द यूनिवर्सिटीज एग्जाम. ओके. सो फर्स्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, दैट इज अ डिजिटल PR. ठीक है, दैट इज अ डिजिटल पर रेक्टम एग्जामिनेशन. तो इसको कैसे मतलब किया जाता है, मैं आपको पीक बताऊंगा. तो एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, द डॉक्टर अपनी जो फिंगर होता है वो वाया एनाल कैनाल, it protrude inside the anal canal to see the structure related and around the rectum. मतलब क्या होता है, रेक्टम के अंदर जब भी डॉक्टर अपना या फिर पेशेंट सब्जेक्ट एनाल कैनाल के अंदर इंक्लूड करेगा, तब है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लाइक से प्रोस्टेट ग्लैंड. तो अगर प्रोस्टाइटिस हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हुआ है, सो यू कैन एग्जामिन वाया दिस PR एग्जामिनेशन इन मेल्स. सिमिलरली यूट्रस के रिलेटेड कुछ भी हुआ है इन द फीमेल्स, सो यू कैन ऑल्सो डायग्नोस वाया दिस PR एग्जामिनेशन. तो इसका ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है. तो क्या देखो क्या लिखा है, फिंगर्स आर गेट एंटर्ड इनटू द anal canal of a subject before reaching the lower part of rectum to palpate and see the structures in and around rectum for its normal condition check करने के लिए जो rectums के around है हम ये examination करते हैं. दूसरा आता है प्रोक्टोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी. मतलब देखो, जब भी स्कोपी वर्ड आएगा ना, इट मीन्स देखना. ठीक है. सो दिस आर डन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है ना. इंटीरियर ऑफ रेक्टम देखने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है. लाइक ट्रांसवर्स फोल्ड चेक करना है या फिर टेम्पररी जो फोल्ड्स बनते हैं वो चेक करना है. तो दिस आर द मेथड्स विच आर यूज्ड. अब बात करते हैं प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम. प्रोलेप्स का मतलब होता है प्रोट्रूजन. ठीक है ना. ड्यू टू एनी रीजन आउट ऑफ द बॉडी. मतलब प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम मतलब प्रोट्रूशन ऑफ रेक्टम वाया एनस के रूट
से रेक्टम बाहर आ जाता है बॉडी के। तो ये देर आर टू टाइप्स, इनकम्प्लीट प्रोलेप्स एंड कंप्लीट प्रोलेप्स। या तो इनकम्प्लीट आ गया, रेक्टम इनकम्प्लीटली बाहर है, पूरा बाहर नहीं आया है, तो उसे कहता है म्यूकोजल प्रोलेप्स या फिर इनकम्प्लीट प्रोलेप्स। नाउ ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द रेक्टल म्यूकोजा को परफेक्ट सपोर्ट नहीं मिला होगा, उसकी वजह से ये प्रोलैप्स हो सकता है। या फिर ड्यू टू द एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यू टू द डिफिकेशन। जब भी इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन पेशेंट, अगर वो ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेन करता है ड्यूरिंग डिफिकेशन, देन इट मे लीड टू द इनकम्प्लीट प्रोलैप्स या फिर म्यूकोजल प्रोलैप्स। तो क्या लिखा है? प्रोट्रूजन ऑफ द रेक्टल म्यूकोजा ड्यू टू द इम्परफेक्ट सपोर्ट टू द रेक्टल म्यूकोजा ड्यू टू द एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द डिफिकेशन। सो ये था इनकम्प्लीट प्रोलैप्स या फिर म्यूकोजल प्रोलैप्स। अब बात करूँ कंप्लीट प्रोलैप्स, इसके मैं आपको पिक्स दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब कंप्लीट प्रोलैप्स में क्या होता है या फिर प्रो एडेंशिया में क्या होता है? देयर इज अ रेक्टम जो होता है ना वो कंप्लीटली बाहर आ जाता है आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस के रूट। तो हियर होल थिकनेस ऑफ द रेक्टल वॉल प्रोट्रूड वाया एनस। तो दिस इज अ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। अब और एक छोटा सा क्लिनिकल एनाटॉमी रह गया, दैट इज अ कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। सो जो हमारा रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन है होता है, इट्स अ कॉमन साइट ऑफ अ कार्सिनोमा ऑफ अ रेक्टम। सो कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम में यही था। तो दिस वॉज द 4 क्लिनिकल एनाटॉमी रिलेटेड टू द रेक्टम। अब बात करते हैं नीट पीजी में कौन से टॉपिक रेक्टम में से इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांसवर्स फोल्ड एंड जो रेक्टम के जो सपोर्ट्स है, वॉल्डर्स फेशिया, डेनॉनविलियर्स फेशिया, दिस आर द 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट पीजी में। सो मैं आपको अभी उसके क्वेश्चंस डिस्कस करवा देता हूँ। देर आर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस विच आर रिसेंटली आस्क। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। So first question which is asked in the repeated 2 times asked in NEET 2012 and 13, that 15 sorry, that is the pelvic fascia which is present between the rectum and sacrum is। so already हमको पता है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डेनॉनविलियर्स फेशिया, कोलेस फेशिया, स्कारपास फेशिया एंड वॉल्डियर्स फेशिया। तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो आंसर इज अ वॉल्डियर्स फेशिया विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड सैक्रम। दूसरा क्वेश्चन है जो जिपमर 2012 में आया हुआ है, दैट्स फेशिया ऑफ वॉल्डियर बिलोंग्स टू, फेशिया ऑफ वॉल्डियर बिलोंग्स टू। तो फर्स्ट इज अ फेशिया ऑफ अ पेल्विक वॉल टू एनोरेक्टाल जंक्शन, फेशिया ऑफ पेल्विक फ्लोर, फेशिया ऑफ पेल्विक विजरा एंड नन ऑफ अबव। सो ऑब्वियसली फेशिया जो वॉल्डियर्स फेशिया है, इट बिलोंग्स टू द एनोरेक्टल जंक्शन, fascia of a pelvic wall to the anorectal junction. Quite easy question. थर्ड क्वेश्चन इज अ एंटीरियर रिलेशन टू द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम इन द मेल। मैंने आपको कहा था 2016 में पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ सैक्रम, रेक्टोवेसिकल पाउच, सेमाइनल वेसिकल्स एंड डक्टस डेफरेंस। सो अपर पार्ट ऑफ रेक्टम में कौन से रिलेशंस आते थे? यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टोवेसिकल पाउच इन मेल्स। तो आंसर इज रेक्टोवेसिकल पाउच। और लोअर पार्ट में क्या आते थे? लोअर 1/3 में इन मेल्स प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल एंड बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। सो 2016 में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। फिर आया फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द वाल्व्स ऑफ द हॉस्टन इज ट्रू। तो मैंने आपको कहा था ट्रांसवर्स फोल्ड के बारे में ज़रूर पढ़ना। सो फर्स्ट ऑप्शन मतलब कौन सा ट्रू है हमको बताना है। मिडल वाल्व करस्पॉन्ड टू द मिडल कॉन्वेक्स फोल्ड टू द राइट, अपर वाल्व करस्पॉन्ड टू द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस, वाल्व्स contain all 3 layers of the muscle walls and valves disappear after mobilization of the rectum। so यहाँ पे क्या पूछा है? which of the following statement is true about the Houston's valve। now this question is somewhat tricky। अब देखो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस है ना, एलिमिनेट करके आंसर लाना पड़ेगा। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, मिडल वाल्व करस्पॉन्ड टू द मिडल कॉन्वेक्स फोल्ड टू द राइट। अब दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज जो अब देखो इसमें क्या मिडल वाल्व का मतलब कौन सा, सेकेंड, थर्ड, किसके बारे में बात कर रहा है? सो बेसिकली जब भी मिडल वाल्व आए इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में फोर्थ वाल्व को कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ रूडिमेंट्री इन द नेचर। मोस्ट ऑफ टाइम 90% केसेस में एब्सेंट होता है फोर्थ ट्रांसवर्स फोल्ड, ठीक है ना। इसलिए मिडल मतलब सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो मिडल वाल्व करस्पॉन्ड टू द मिडल कॉन्वेक्स फोल्ड टू द राइट। सो दिस इज फॉल्स। मैंने आपको लिखवाया था, आपको बताया हुआ है कि
ऑल्दो ये जो सेकेंड ट्रांसवर्स फोल्ड है, ठीक है ना, इट इज़ प्रेजेंट राइट वॉल में प्रेजेंट होता है, मानते हैं, बट इट इज़ अ फोल्ड ऑफ अ लेफ्ट वॉल। याद रखना, देखो फिर से आप वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया कि सेकंड ट्रांसवर्स जो फोल्ड है इट इज़ प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट था, अपर एंड ऑफ अ रेक्टम में प्रेजेंट था, और ये किसका फोल्ड था, लेफ्ट वॉल का फोल्ड है। तो दिस फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो अब अपर सेकंड ऑप्शन है अपर वाल्व करस्पॉन्ड टू द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, अपर वाल्व करस्पॉन्ड टू द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन। अब देखो upper valve correspond to the peritoneal reflection. This is also false because not upper, middle valve correspond to the peritoneal reflections. तो ये भी गलत हो गया। मतलब पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस मतलब जो मिडल वाल्व हो गए उसके अराउंड हमको पेरिटोनियल रिलेशन मतलब वो मिलेगा, पेरिटोनियल फोल्ड। सो ये रॉन्ग हो गया, नॉट अ अपर वाल्व। सो थर्ड ऑप्शन इज अ वाल्व कंटेन ऑल थ्री ऑफ अ मसल वॉल। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, इट डज नॉट कंटेन ऑल थ्री मसल लेयर, क्योंकि अपनी सेरोसा म्यूकोजा सब म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस, तो उस मस्कुलरिस में भी दो होते हैं, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसमें दिस फोल्ड्स आर मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स मानते हैं, बट इसमें तीन कौन से लेयर्स होते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड इनर सर्कुलर लेयर ऑफ अ स्मूथ मसल्स। नॉट लॉन्गिट्यूडिनल मसल की लेयर इसमें नहीं इंक्लूड होती है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल की लेयर फोल्ड्स नहीं बनाती है, ओनली स्मूथ इनर सर्कुलर वाली ही बनाती है। इसका मतलब तीन लेयर तो है, बट थर्ड लेयर में मस्कुलरिस लेयर में दोनों ही इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आंसर मतलब ऑप्शन सी इज फॉल्स। तो जो हमारा बच गया दैट इज अ फोर्थ ऑप्शन इज इट शुड बी करेक्ट आंसर, दैट इज अ वाल्व डिसअपियर आफ्टर मोबिलाइजेशन ऑफ द रेक्टम। तो फोर्थ ऑप्शन हमने ऐसे ही जब भी देखो नीट में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन का आंसर हमको ना पता हो, बट यस ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए सो दैट यू कैन मेक द आंसर करेक्ट। सो दिस वॉज अ कंप्लीट नीट पीजी क्वेश्चंस। सो आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन एक साथ में आपको यहाँ पे बता दूंगा। सो इस नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करना ऑक्सीटोसिन ऑफिशियल, सो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग फॉर दिस लॉन्ग लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑफ अ एनाटॉमी ऑफ अ एनल कैनाल विच इज़ ऑल्सो सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा सा लेक्चर रहेगा। थैंक यू।